भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं जिनके तहत यह होता है। और 3 तरह की अवसादी शैलें होती। पहले तो अवसादी शैलों की विशेषता हम लोग देखें। ये नई होती, सबसे नई, ठीक है, खूबियां, गुड नवीनतम, इवनिंग सर। नवीनतम चट्टानें हैं। क्योंकि सबसे बाद में इनका फॉर्मेशन हुआ है। दूसरी चीज, क्योंकि ये अवसादन के फलस्वरूप कटाई होती है, उसके बाद मतलब वेदरिंग जिसे कहते हैं, अपक्षय या अपर्दन के परिणाम स्वरूप जब निक्षेपण हो जाता है एक जगह पर, फिर लिथिफिकेशन की प्रक्रिया होती है भूपटलीकरण की, जो हम लोग शैल चक्रण में देखे थे। उसके बाद इन चट्टानों का निर्माण होता है ना। यानी कि ये सरल चट्टानें होती हैं, कमजोर चट्टानें होती हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन, जैसे कि जो चट्टानें होती हैं, अग्नेय शैलें जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ये क्रिस्टलाइन, ग्रेनुलर एंड क्रिस्टलाइन, यानी रवेदार क्रिस्टलीकृत, ठीक है, जटिल चट्टानें होती हैं, गूथे हुए होते हैं एकदम मजबूती से, और रंध्र नहीं पाए जाते। इनका ठीक उल्टा ये रंध्र युक्त चट्टानें होती हैं। दोनों में अंतर लिखने के लिए कहा जाए तो ये है, और प्री में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सरंध्रीय, वो क्या थी, रंध्रहीन थी, ये सरंध्रीय चट्टानें, ठीक है। और नॉन क्रिस्टलाइन है, गैर क्रिस्टलीकृत चट्टानें होती हैं। तीसरी खूबी ये हो गई। इनमें रंध्र पाए जाते हैं, तो इसके मतलब इनमें क्या कहते हैं, सरल चट्टानें मतलब बहुत आसानी से कट जाएंगे, सरंध्री मतलब कि छिद्र पाए जाते हैं चट्टानों में। यानी कि वाटर एबल टू परकोलेट, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग इज पॉसिबल इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। परकोलेट कर सकता है पानी, यानी जल पारगम्य होती है। अग्नेय शैलों का ठीक उल्टा है ये अवसादी शैल, तो यानी कि जल पारगम्यता भी इनमें देखने को मिलती है, तभी जो है पानी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है, नीचे जाता है। और लंबे समय में अवसादी चट्टानों में जो निच्छालित जल है, जो भरा हुआ जल है, उसी से तो अभी तक हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, पानी पी पी करके, है ना। कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इधर नया भरता रहता है, पुराना हम लोग निकालते रहते हैं। लेकिन अभी क्या कर दिए हैं हम लोग, भूगर्भीय जल का अतिदोहन करने लगे। भूगर्भीय जल का अतिदोहन, विभिन्न स्रोतों में हम पानी को बहुत जाया कर रहे हैं, इस कारण से ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है हमारी अवसादी शैलों से, है ना। और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, अक्षय कुमार है, नहीं है, पूनम जी आप बता पाएंगी कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं भविष्य में। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये स्कीम भी चलाई जा रही है, और गुजरात के उत्तरी भाग में और राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, पानी की खेती की जाती है, वर्षा के जल को हाँ। एकत्रित करते हैं, ऐसा मैनेजमेंट बनाते हैं। खैर, लेकिन अभी ये क्या है कि जो हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, किस काम के लिए सबसे ज्यादा
वेस्ट होता है पानी? सर से सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है, एक तो सर हमारा जो है पानी का स्तर सबसे नीचे चला गया, क्योंकि जो यूजेस लिमिटेड थे, लोग वहाँ का पानी का एक तो सिंचाई के लिए होता था, लेकिन सिंचाई से ज्यादा लोग वहाँ घरों के चीजों में होने लगा। और जो है आपका फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें भी ज्यादातर पानी ऐसे ही मतलब पानी चलता रहता है सर। मतलब बहुत हम्म, एक तरीके से जगह जगह जो अब एक बराबर वाले घर में, एक हमारे घर में जगह जगह सर जो हमारे पंप लगे होते हैं, ठीक है, वो हम्म, पानी के स्तर को हम्म, कम कर दे रहे हैं। दूसरा हमारे हम्म, जो आने वाले भविष्य में हमारे पानी की जो एक पूरी क्वांटिटी हो रही है वो उसको भी खत्म करते चले जा रहे हैं, जो होना चाहिए भविष्य में हमें बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हम्म, आपका सर सूखेपन की आएगी सबसे ज्यादा, मिट्टी में नमी खत्म हो हम्म, जाएगी जब ग्राउंड पानी का हम्म, जो वो खत्म हो जाएगा, तो स्तर ऊपर हम्म, लेवल तक नहीं रहेगा। और जो पेड़ों की जड़ें हम्म, होती हैं वो सर पानी की खोज करती हुई सबसे नीचे तक, मतलब बहुत नीचे तक पहुंच जाएगी। तो ये भी कुछ चीजें हैं। हम्म। जिस तरह से दिखना चाहिए होता है, सीक्वेंस से हाँ हमने बताया है, बहुत बढ़िया, मजा आ गई सुनकर। इन दिनों पहले बताया कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ वेस्ट होता है? सबसे ज्यादा वेस्ट होता है सिंचाई में, कृषि में, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा पानी, है ना? बिल्कुल। आपने बताया कि घरेलू उपयोग की बहुत पैमाने पर इस्तेमाल होता है, उठे ब्रश करें, टोटी चल रही है, पानी गिर रहा है। सर, आवाज चली गई है आपकी। डिस्कनेक्ट हो गए सर, नेटवर्क इशू आ रहा है। हम्म। लेफ्ट हो गए। कुछ तो नेटवर्क अपना रंग दिखाएगा, है ना? वीडियो पास देता हूँ, नेटवर्क स्पीड शायद बैलेंस कर आज रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम ना यहाँ पे नोएडा में भी है। सुबह से बारिश, एक तो बारिश हो रही है दोपहर से, और जो ऐसे हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ भी हो रहा है, हम गांव आए हुए हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं, दिक्कत हो रही है। बाकी तो देखो, हॉट स्पॉट से कनेक्ट किए हैं। हम्म, तो हाँ, तो बिल्कुल सही बताया। हम लोग मिसयूज करते हैं पानी को। इसके अतिरिक्त अब जो इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, इन सबको भी पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उद्योगों को भी जल की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर भी इनका प्रयोग करते हैं, ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। पार्कों में फव्वारों का इस्तेमाल किया जाता है, जगह जगह पर पानी लगातार फव्वारे चलते रहते हैं, वहाँ पर सड़कों को तर रखने के लिए, और क्या कहते हैं, पौधों को हरा भरा रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए लगातार फव्वारे चलते रहते हैं। जैसे अगर आप कभी लखनऊ आइए तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जनेश्वर मिश्र पार्क, है ना? बहुत बड़ा सा पार्क है, वहाँ पर देखेंगे तो लगातार फव्वारे चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो सब भी तो पानी का एक तरह से मिसयूज ही है जो हो रहा है। ठीक है, योगी बाबा ने फिर फव्वारे बंद करवा दिए थे, लेकिन फिर जब घास फिर से सूखने लगी तो फिर चलवा, उसमें टाइम टेबल बना दिए कि कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, बस हमेशा नहीं चलता रहेगा। अगली बात देखते हैं, भूकंप की समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भूकंपीय तरंगें जब सॉलिड से लिक्विड मीडियम से गुजरती हैं तो उनकी रफ्तार आधी हो जाती है, जबकि पी तरंगों की 8 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, आधा उनका प्रभाव घट जाता है पी तरंगों का, और एस तरंगे तो गायब ही हो जाती हैं, विलुप्त। यानी कि अगर ग्राउंड वाटर जहाँ पर अच्छा खासा है, वहाँ पर भूकंप के झटके तीव्र नहीं आते हैं, ज़्यादा क्षति नहीं होती, नुकसान नहीं होता है। वहीं पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर पानी कमी होती है, वहाँ पर भूकंपीय आपदाएं बहुत
ज़्यादा देखने को मिलती है। तो भूकंप तरंगों का नियंत्रण भी करता है ग्राउंड वाटर। ठीक है। विभिन्न प्रकार के चट्टानों के निर्माण में भी भूगर्भीय जल सहयोग प्रदान करता है, एज ए मीडियम काम करता है ना। तो यह चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर हम ग्राउंड वाटर का एक्सर्शन ज़्यादा करेंगे। इसलिए धारणीय प्रयोग करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को ऐसा ना हो कि आज देखो हम लोग 20 रुपए का एक बोतल पानी खरीद रहे हैं, है ना, कल को यही 100 रुपए हो जाएगा। परसों आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो 1000 रुपए का एक बोतल पानी खरीदे। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, है ना। इसलिए पानी का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फव्वारे के नीचे गाना गाते हुए नहा रहे हैं, है ना। जो बाथरूम सिंगर्स होते हैं ना, ये जो है बहुत ज़्यादा पानी गिला करते हैं, वहाँ पानी चला देते हैं, गाना गाते रहते हैं, है ना। पानी गिरता रहता, लगता है झरने के नीचे खड़े हैं, है ना। तो झरने का आनंद मतलब फव्वारे बहुत अधिक पानी वेस्ट होता है। सर ऐसे ही ये पशुओं भूकंप पर। वाला हाँ बताइए। सर, ये भूकंप वाला कॉन्सेप्ट एक बार बताना वापस। भूकंप वाला कॉन्सेप्ट भी हम इसमें लिखेंगे, है ना। भूकंप वाला कॉन्सेप्ट ये है कि 3 तरंगे होती हैं। ठीक है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, 4 तरह की होती हैं, 8 तरंगे। लब और रिलिंग वेव तब पैदा होती हैं जब पी और एस तरंगे आकर के चट्टानों से टकराएंगी। यानी पी और एस तरंगे नहीं टकराएंगी तो एल और आर तरंगे पैदा नहीं होंगी। पी का मतलब प्राथमिक तरंगे, बॉडी वेव्स हैं जो, और ये सरफेस वेव है, सतह पर चलती है केवल, बस धरातलीय तरंगे। और ये भूपटलीय तरंगे हैं, भूपृष्ठीय तरंगे हैं, बॉडी वेव्स जिन्हें कहते हैं। पी तरंगे और एस तरंगे हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव होती हैं, जबकि एल तरंगे और आर तरंगे लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव होती हैं। ये तब पैदा होती हैं जब पी और एस तरंगे आकर के जमीन से टकराती हैं। पी तरंगे जब ठोस माध्यम से द्रव माध्यम में प्रवेश करती हैं, थैंक यू ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब बॉडी वेव, सर मैं भी भूल गई थी। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो यहाँ पर पी तरंगे जो होती हैं इनकी रफ्तार आधी कम हो जाती है। ठीक है। जब ठोस से तरल में प्रवेश करती हैं तो इनकी रफ्तार आधी कम हो जाती, 8 किलोमीटर पर सेकंड से 4 किलोमीटर पर सेकंड रह जाती है। जबकि एस तरंगे जिनकी रफ्तार 4 किलोमीटर पर सेकंड ही होती है, 4 किलोमीटर घट करके 0 किलोमीटर पर सेकंड मतलब शून्य हो जाती है। यानी अगर ये पानी वाले रीजन से अगर गुजरेंगी तो गायब हो जाएंगी एस तरंगे। तो यानी कि भूकंप की तीव्रता एस तरंगे तो एकदम गायब हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 75% तक इम्पैक्ट कम हो गया है उन जगहों पर जहां पर ग्राउंड वाटर उपस्थित है। 75% तक भूकंप का प्रभाव हल्का पड़ जाता है ग्राउंड वाटर होने के कारण। अगर नहीं है तब जो है दिक्कत, तब भूकंप के झटके बहुत तीव्र आए। भूकंप आया भुज वाले रीजन में, राजस्थान में जो आल्हा बंद बन गया है, अल्लाह बंद, है ना, फूल गया है। जब भुज में भूकंप आया था तो पाकिस्तान और भारत के बीच एक मोटा सा पठार की तरह मुड़ करके फोल्ड हो गया है, जिसे कहते हैं, वो लोग कहते हैं अल्लाह बंद। ये पूछा गया है क्या है। भुज के भूकंप के बाद 2003 में भुज के भूकंप के बाद ये मुड़ करके फोल्ड होकर के ऊपर उठ गई है एक जमीन, जो एक तरह से इट क्रिएट द जियोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। इट सेपरेट द बलौच थार डेजर्ट फ्रॉम द राजस्थानी डेजर्ट। ठीक। तो वो लोग इसको कहते हैं अल्लाह बंद। अल्लाह बंद का कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने काफिरों को अलग कर दिया इससे, है ना।
हाँ वो लोग नापाक लोग, हम लोग है ना, नापाक लोग काफिर, और अल्लाह ने कहा कि तुम अलग हो जाओ गंदे लोगों, है ना, तो हम लोगों को अलग कर दिया। ये इनकी मानसिकता है ना। जबकि ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने इन पापियों को अलग कर दिया हम लोगों से कि तुम पापी लोग आराम से इधर ना आ पाओ, है ना। जब देखो तब बम फोड़ने यहीं चले जाते हो, है ना। पूरी दुनिया से लोग भारत रिसर्च करने आते हैं, अनुसंधान करने आते हैं, है ना, और पाकिस्तान से लोग यहाँ बम फोड़ने आते हैं। वहाँ भी ये जवाब है, बम फोड़ना, वो वैकेंसी निकलती है, आवश्यकता है बम फोड़ने के लिए कश्मीर में, है ना, जवान युवकों की, इस तरह वैकेंसी निकालते हैं। सर जाहिल लिंक तो देश। दोबारा से रिकनेक्ट हो गया अपने आप आउट होके। मतलब कैसे? अभी सर अपने आप बंद हो गया फिर रिकनेक्ट हो गया। हाँ वो होता है, वो नेटवर्क की वजह से अपने आप आपको कनेक्ट हो जाएगा। हाँ रजनी जी सही करे, वो भी उनका अपना रिसर्च है, रिसर्च है 72 पूरे, है ना। उनकी सड़ी गली लाशें पड़ी रहती है, जब हमारे फौजी जवान मार देते हैं गोली, है ना, तो सड़ते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े रहते हैं फैले हुए। 72 पूरे इनको मिलेगी मूर्खों को। तो ये चीजें इनकी खासियत है। अगली बात है पांचवी विशेषता, अल्लाह बंद याद रखना क्या है, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है। किस रीजन में हुआ सर ये? भुज में तो शायद समुद्री सीमा शायद ऐसा कुछ है। जैसे हेलो? ये सेपरेट करता था, भुज से लेकर के पूरा राजस्थान को ऐसे सेपरेट कर देता है। इधर पाकिस्तान का बलौच मरुस्थल है, इधर भुज है और राजस्थान है। मतलब भारत की एक तरह से भौगोलिक सीमा रेखा बना दे रहा है अल्लाह बंद। ये भूकंप के कारण जमीन मतलब फोल्ड होकर के उठ गई थी, जिससे कि इसका निर्माण हुआ है। भूकंप वाली बात दीपक जी आपको क्लियर हुई? क्लियर हुई क्या? नहीं, अभी भी नहीं क्लियर सर हुई? दीपक जी है ही नहीं, उनका मैसेज आ रखा है ग्रुप में, आ रखा है सर मैसेज, दीपक जी है नहीं। अच्छा चले गए क्या प्रश्न पूछ के? पता नहीं एरर शो कर रहा है उनका। नेटवर्क सबका वीक है क्या आज? उनका एरर शो कर रहा है कुछ। अभी तो थे अच्छे खासे। चलो यस सर, आज नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। तो बारिश, आज बारिश भी इधर हो रही थी, आप लोगों की तरफ भी हुई क्या बारिश? यस सर मॉर्निंग में हुई थी बारिश। यहाँ तो आज पूरे दिन हाँ से ही हो रही है। इवनिंग से हो रही है बारिश। हाँ, बारिश तो यहाँ भी हो रही थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। गांव वाले क्षेत्र में भी हमारे बीच बीच में होकर के बंद हो जा रही थी, फिर बीच बीच में होकर के बंद हो जा रही थी, यही चल रहा था। खैर अभी आ जाएंगे, देखो शायद प्रश्न पूछे हैं उत्तर लेने के लिए, उत्तर लेके चले गए, हमको लगता है कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी का स्वागत है, लक्ष्मी जी आ गई हैं, अब जो है पैसा मिलेगा। थैंक यू सर। है ना, बैकअप अगेन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू। हाँ, तो ये विशेषताएं हमने देखा। एक तो हो गई क्या कहते हैं, सबसे नई चट्टान, सरल मतलब कमजोर है, आसानी से घिस पिट जाएगी, है ना। इसीलिए हमने बताया था कि इरोड, आग्नेय शैलें डाई कैसे खड़ी रहती है, अवसादी शैलें रहती हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि जब ये अवसादी शैलें घिस जाती हैं तो ये खड़ी दीवार की तरह दिखाई देती रहती हैं, क्योंकि अवसादी शैलें सरल होती हैं और ये कटाई करके इस तरह से स्थलाकृति बन जाती है, जल पारगम्य होती है ना। तो अब लुका छिपी खेलने के लिए अच्छा जगह है ये। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ऐसे देखने को मिलती है। ये होती है अग्नेय शैल की, नई इरोड होती है, अवसादी शैल इरोड हो जाती है, तो इस तरह से स्थलाकृतियां भी बनती है। इसके अतिरिक्त जूजन एंड यारदांग, यारदांग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पर तो लिखने के लिए भी मेंस में आ गया है, यारदांग एंड जूजेन। ये क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखा जाता है ऐसी चट्टानें जहां पर कि देखो इन दोनों में अंतर यही है कि एक में चट्टान सरल चट्टान और कठोर चट्टान, और फिर से सरल चट्टान, जैसे मान लो कि हार्ड रॉक है, ठीक है, हार्ड, नीचे सॉफ्ट सरल, और फिर नीचे हार्ड। मान लो कि नीचे अवसादी है, ऊपर अग्नेय है, और उसके नीचे भी अग्नेय है। तो जब हवा चलेगी इसको काट देगी, पहले इसको काट देगी, तो ये कट करके इस तरह से ऊपर कम कटाई होगी, तो इनकी स्थलाकृतियां इस तरह से बन जाती हैं ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे करके ऊपर कम कटाई होती है, अंदर पूरा खोखला हो जाता है। तो इस तरह की स्थलाकृतियां जो बन जाती हैं, ठीक है, यारदांग और जूजन में। और दूसरे में क्या होता है कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक परपेंडिकुलरली एसोसिएट होती हैं ऐसे, एक हार्ड दूसरी सॉफ्ट फिर हार्ड। तो जो सॉफ्ट वाली है बीच से गायब हो जाएगी, तो खंभे की तरह खड़े हुए दिखाई देने लगते हैं ऐसे ऐसे। तो यानी कि अवसादी चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी निर्मित होती हैं। वहीं पर डिपोजिशन से भी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। ये बन गई इस तरह से। दोनों में क्या अंतर था भाई, यारदांग जूजन में? अंतर सिर्फ ये था कि एक में हॉरिजेंटली एसोसिएट होती हैं कठोर और सरल चट्टानें, और दूसरे में क्या होता है, अगल बगल साइड बाय साइड परपेंडिकुलर खड़ी होती हैं, ऊर्ध्वाधर एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, बस यही अंतर इनमें प्रमुख तौर पे देखा जाता है। ये तो हो गया इरोजन से। डिपोजिशन से भी स्थलाकृतियां बनती है। आगे इस पर सब पर हम लोग बहुत अध्ययन करेंगे। इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म रॉक के बाद आपका अगला चैप्टर भी होगा। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, निक्षेपण शब्द का मतलब बता दीजिए एक बार। निक्षेपण निक्षेपण का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज कट के आई कहीं से और कहीं पर गिर गई, जो लेके आ रहा था उसकी शक्ति कमजोर हो गई, है ना। जैसे डेल्टा के क्षेत्र में नदियों की अपवाह क्षमता कम हो जाने के कारण जो अवसाद वो पहाड़ों से काट करके लेके आई होती हैं वहां पर निक्षेपित कर देती हैं, जिससे कि डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और वह भी अवसादी शैल का प्रमुख ढांचा है, यानी निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण होता है। निक्षेपण से बारखां का निर्माण होता है। बारखां क्या होते हैं, बालू के टीले ऐसे ऐसे। मरुस्थलों में ये देखे जाते हैं बालू के टीले, एक तरफ कॉनकेव होता है, एक तरफ कन्वेक्स होता है, एक तरफ तेज ढाल होती है, एक तरफ मंद ढाल होती है। ये कहलाते हैं अर्धचंद्राकार, बीच में स्टाइल देखने को मिल रही है। ठीक है, इन्हें कहते हैं बारखां। ये भी पूछा गया है, ये क्या होता है, डिपोजिशन से बनता है बारखां। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। यानी कि ये सब कुछ स्थल प्रारूप भी हैं जो कि अवसादी शैलों से बनते हैं। ऐसे ही एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी पेपर में पूछी गई है। इस एक और लाइन इसके बारे में बता दे तो उसके बारे में बता देते हैं। इनके अंदर एक खास बात और होती है कि ये परतदार चट्टानें होती हैं। एक लेयर जमी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आकर के दूसरी तरह के सेडिमेंट की जम गई, फिर तीसरी तरह के सेडिमेंट की लेयर जम गई,
फिर चौथी तरह की सेडिमेंट की लेयर जम गई, है ना। तो जैसे प्याज काटते हैं तो लेयर बाय लेयर दिखाई देती है, वैसे ही जब अवसादी चट्टानों को हम ऊर्ध्वाधर काटें तो हमें भिन्न भिन्न परतें दिखाई देती हैं। इसमें अलग अलग परतें इनमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यानी कि ये परतदार चट्टानें भी होती हैं। छठा खासियत ये है कि जो ये चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि परत दर परत बन रहा है। कहीं पर कोई जानवर दबा हुआ है, तो कहीं पर मुर्दा गाड़ा गया है, तो कहीं पर क्या कहते हैं पत्तियां गिर गई हैं, कहीं पर जंगल में आग लग गई थी, पूरा उसकी राख दब गई है ना। कहीं पर उथल पुथल के कारण महासागरीय जीवधारी दब गए हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, जीवाश्म भी पाए जाते हैं, यानी दीज आर फॉसिल फेरस रॉक, यानी कि जीवाश्म ये चट्टानें हैं। जीवाश्मी चट्टानें हैं। ये सब इतनी इनकी विशेषताएं हैं जो ऑप्शन में भी पेपर में दे देते हैं। अगर इनमें कोई एक भी बात किसी को ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे, ये तो विशेषताएं हमने अवसादी शैलों की पढ़ लिया, अब हम कितने तरह की होती हैं अवसादी शैलें वो पढ़ने जा रहे हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवसादी चट्टानें कितनी तरह की होती हैं। ये होती है 3 प्रकार की। उद्भव प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले हैं कार्मिक रूप से विनिर्मित। ठीक है। मैकेनिकली फार्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, कार्मिक रूप से अपचयित अवसादी शैलें। दूसरा होता है कार्बनिक ऑर्गेनिकली फार्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें। और तीसरा होता है केमिकली फार्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, यानी रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें। ठीक, अब हम इसमें पहला वाला देखते हैं कि ये कैसे बनता है। कार्मिक, कार्मिक रूप से बनने वाली जो अवसादी शैलें होती हैं, इनमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल फैक्टर्स काम करते हैं। इरोजन, वेदरिंग एंड डिपोजिशन, अपर्दन, अपक्षय एवं निक्षेपण। अपक्षय क्या होता है? अपर्दन, जैसे कोई चीज है, मान लो चट्टान है, इसमें
इरोजनल एजेंट चाहिए होते हैं। मान लो कोई चट्टान, अब इससे हवा सनसनाते हुए बह रही है ना, या फिर नदी बह रही है। अभिषेक है कि नहीं? नहीं है। शिवेंद्र है? अच्छा, हिमानी, ठीक है, हिमानी बह रही है, सरक रही है ना, रगड़ करके कटाई कर रही है। तो इनमें क्या हो जाता है, धीरे 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 यहाँ का मटेरियल फिनिश होता जाता है, लेकिन ये जा करके जहाँ पर इनकी अपवाह की क्षमता समाप्त हो जाती है, ये उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ पर गिरा देते हैं। ऐसे तो यहाँ पर बन जाएंगी फिर मैकेनिकली फार्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। इस तरह से इनका निर्माण होता है, यानी इसमें कोई कारक होंगे। कारक क्या क्या हो सकते हैं? कारक हो सकते हैं पवन, नदी, पवन, नदी, हिमानी, एवं स्वयं शैलें जो होती हैं, चट्टानें, वो जो लैंड स्लाइडिंग होती है तब एक चट्टान रगड़ खाते हुए दूसरी चट्टान से नीचे गिरती है, तब भी वो इरोजन करती है। ठीक है, लैंड स्लाइड, ठीक है, चट्टानें भी इरोजन करती हैं, काफी ज्यादा इरोजन करती हैं। तो ये कहीं जाकर के डिपॉजिट भी करती होंगी, जहां डिपॉजिट करेंगी वहां पर इस तरह की सेलों का निर्माण हो जाएगा। कार्मिक रूप से बनने वाली अवसादी सेलों का निर्माण हो जाएगा। जैसे पवन जहां पर डिपोजिशन करती है इरोड करके, तो उससे जो अवसादी सेलें बनती हैं, लोइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोइस कहलाती है। नदी एलुवियल, एलुवियम जिसे कहते हैं, एलुवियल सॉइल का निर्माण करती हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है। फूट हिल पर, जैसे भाभर रीजन है, भाभर के फूट हिल पर जलोढ़ पंख बन गए, इसे डिपॉजिट किया है बहुत सारा एलुवियल। तो जलोढ़ पंख भारत में कहाँ पाए जाते हैं? भाभर रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी इनका एग्जाम्पल है। और जहाँ पर उत्तर प्रदेश वगैरह वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ कभी 6 किलोमीटर का गड्ढा हुआ करता था, 6 किलोमीटर गहरा धंसा हुआ था ये। हिमालय से आने वाली नदियों ने इसको भर भर करके उठा करके इतना ऊंचा कर दिया है, नहीं तो ये 6 किलोमीटर का डाउन फोल्ड था, समझे? फोल्डिंग होती ना, ऐसे 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 होती फोल्डिंग, वलन बनते हैं, तो ये था जगह, ये भर गया है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई सर्वाधिक बंगाल की तरफ है, क्योंकि वहां पर नदियां और अपनी ढाल प्रवणता होने के कारण अधिक मात्रा में अवसाद वहां पर जमा हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसके 2 प्रकार होते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। बांगर खादर से लगभग 30 मीटर ऊंची होती है,
तभी नदी ऊपर अब नहीं चढ़ पाती, अगला रास्ता ढूंढ लेती है और दूसरी जगह पर डिपॉजिट करने लगती है। खादर बांगर से अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, क्योंकि नई जलोढ़ मृदा है, उसमें तत्वों और मॉइस्चर ज्यादा मात्रा में होता है। और ये जलोढ़ मृदा सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श होती है। बेसिकली फूड ग्रेन क्रॉप्स, खाद्यान्नी फसलें, ठीक है, उनके लिए यह आदर्श होती है, ठीक है। अब आते हैं और भी सैंडस्टोन वगैरह भी, कॉन्ग्लोमेरेट, जहाँ पर बलुए मरुस्थलीय क्षेत्र से जब आती है तो कंकड़ वगैरह लेकर के आती है, जिनके डिपोजिशन से भी कॉन्ग्लोमेरेट भवन बनवाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट, मोरंग वगैरह होती ना, गिट्टी, सेल, ये सब अभी उधर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इससे नदी के द्वारा बनते हैं। आप लोग जिस जमीन के ऊपर खड़े हो, अगर दक्षिण भारत में नहीं हो तो सेल के ऊपर खड़े हो, ज्यादातर सेल ही पाई जाती है। जो मिट्टी आप देखते हो सेल ही है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अवसादी सेल है सेल। इसी तरह से हिमानी अपरदन करती है ना, मोरेन डिपॉजिट करती है, मोरेन बनती है इससे। पर्वतों के गिरिपद वाले क्षेत्र पर आकर के ये डिपॉजिट हो जाता है। कश्मीर घाटी, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। कश्मीर घाटी में है ना, हिमानियाँ उपजाऊ मिट्टी ला करके नीचे घसीट करके लेके आती, काट करके डिपॉजिट कर देती हैं, लेकिन नीचे आने के बाद तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण हिमानी तो पिघल करके निकल जाती है, लेकिन ये वहीं पर जमती चली जा रही और इससे एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कश्मीर घाटी में डिपॉजिट हुई है, ठीक है, जिसे कहते हैं करेवा। ये पूछा गया है पेपर में कई बार, करेवा क्या है? करेवा क्यों, क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी बताइए आप, करेवा क्या होता है? अभी आपने सुना, पूछ लिया जाए कि करेवा क्या है। और ये आदर्श होती है सैफरन प्रोडक्शन। सैफरन मतलब केसर के उत्पादन में कश्मीर दुनिया में जाना जाता है, ठीक है सर। माउंटेन्स के फोटेल्स में जो डिपॉजिट होता है हिमानियों के थ्रू, उसे बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये किसके लिए आदर्श है? केसर उत्पादन के लिए। केसर उत्पादन के लिए, ठीक है। केसर कौन खाता है? दूध में डाल मैं बता रहा हूँ इसमें, जिसका गाल लाल रहता है, वो एकदम फूला मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा, बता रहा हूँ कौन होगा इसमें। विनोद चौहान, जी, मैं विनोद कुमार, सॉरी, चौहान हो? हाँ जी सर, चौहान है। हाँ, तो केसर वैसर तो चौहानों की पसंदीदा चीज होती थी, पीते थे दूध में नहीं? जी सर, ऐसे कभी कभी पीते हैं सर, काफी गर्म होती है, सर्दियों में ज्यादा लेनी पड़ती है सर, गर्मी में तो आप कामयाब नहीं है, गर्म रहती है। हाँ, बनता कैसे केसर जरा बताओ? काफी महंगी रहती है सर, वो थोड़ा सा ही लेना होता है आपको। बहुत महंगी होता है भाई, बहुत महंगा होता है, थोड़ा सा महंगा नहीं, बहुत महंगा होता है ना? जी सर। तो हाँ, उसको रोज सेवन करना तो भाई बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत कम ही लोग। लेकिन जो केसर का उत्पादन एंटी एजिंग मेडिसिन है, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, झंडू केसरी जीवन, देखो प्रचार की नहीं, एक प्रचार आता झंडू केसरी जीवन, चमनप्राश आता है, उसमें दिखाना कि एक बुढ़ा अपनी बुढ़िया के लिए कैसे लपक करके तोड़ता है, फूल दे देता है, और एक युवा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं तोड़ के दे पाता है।
और क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा च्यवनप्राश खाता है। कौन सा च्यवनप्राश खाता है? झंडू, केसरी, जीवन। और इन च्यवनप्राश कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया प्रचार करने के लिए, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। मतलब कि इसमें कुछ केसर वेसर नहीं होता, इसमें क्या कहते हैं, गुड़ फोड़ करके डाल देते हैं और बताते हैं कि केसर पड़ा हुआ है। प्रचार पे न जाए। फूलों से बनाया जाता, फूलों के जो परागकण होते हैं, फ्लावर्स। हाँ, सगुप्ता जी बता रही हैं कि 120 रुपए में छोटू पैकेट। बहुत ज्यादा छोटा पैकेट की बात ना करो, पैकेट नहीं होता, पुड़िया पुड़िया कहो उसे। है ना? छोटी सी सर पुड़िया मार्केट में तो डिब्बी में। सर छोटी सी डब्बी आती है 120 रुपए में। हाँ, उसमें 5 पत्ते होते हैं बस, कुल मिला करके बस 5-10 ग्राम आते हैं सर, बस 5 ग्राम के। हाँ, ग्राम में बात करो, 5 ग्राम। ठीक है, बस। और उसको लेकिन दूध में, अगर गरम गरम दूध में डाल करके अगर पी लो ना, तो महीना भर है काला आदमी गोरा हो जाए, है ना? और सारे गोरा आदमी घट जाएगी, गुलाबी हो जाए। हाँ? सारे लवली वालों की कमाई घट जाएगी सर। सर होता तो नहीं है ऐसा। अरे होता है भाई, चेहरा देखो देखो, अगर एकदम काला है ना तो कंट्रास्ट आ जाएगा, तब भी अट्रैक्टिव लगेगा वो, है? हाँ, स्फूर्ति दिखाई देगी। और उम्र को जो है रोक देता है, मतलब कि सर अमेरिका में बढ़ती हुई। ज्यादा खिलाना चाहिए श्वेतों को, क्या पता उनके रंग के आधार पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो आगे। रंग के आधार पर प्रॉब्लम होती है अमेरिका में? हाँ सर, यूरोपियन कंट्री में है ना रंग भेद काले गोरे का। अच्छा, तब तो और हो जाएगा, गोरा और गोरा हो जाएगा, काला और काला हो जाएगा, तो फिर नहीं सर, और ज्यादा रंग भेद हो जाएगा। लोगों को देंगे ना, गोरे लोगों को नहीं देंगे। अच्छा। अच्छा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे अभी हम लोग आते हैं, इनका एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ सर, हाँ, बांगर बोलिए के बारे में बताइए। बांगर के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लो नदी लेकर के आ रही है पानी में अवसाद बहा करके, है ना? अब उसने डिपॉजिट करना शुरू किया। 3D बना देता हूं तो समझ में आ जाएगा। मान लो ये नदी आ रही, इखलाती बल खाती, है ना? अब इसने क्या किया, यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, और ये डिपॉजिट हो गया काफी सारा मटेरियल यहाँ। अब नदी क्या करेगी, अपना ऊपर चढ़ने से के बजाय अपना रास्ता बदल लेगी। ठीक है, अपना मार्ग जो है ये चेंज कर लेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि अब ये दूसरी जगह पर डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये दूसरी जगह पर डिपॉजिट करना शुरू कर देगी यहाँ पर। तो ये ऊंचा वाला पार्ट हो गया बांगर, जहां पर पहले डिपॉजिट करती थी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। और जो नया वाला डिपॉजिट हो रहा है इसे कहते हैं खादर। बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ठीक, अभी समझ जी में आई सर। बात? हाँ सर। ठीक है, और ये बांगर खादर से लगभग 30 मीटर ऊंची पाई जाती है। ठीक, जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार बने हुए हैं, हाँ? वो भी पुरानी जलोढ़ मृदा है, मिट्टी वहां काफी ऊंचा उठ गई, है ना? और नदी अपना पथ बदल देती है। गोखुर झीलें भी नदी के पथ बदलने से बनती हैं। ऑक्सबो लेक या ब्रेसलेट लेक्स,
वो आगे का मामला है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनके उदाहरण फिर कौन कौन से हो जाएंगे कार्मिक वाले के। सेल, लोइस, सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट, और कौन सा बताया था हमने, और कौन कौन से बताया था हमने इसके अतिरिक्त? अभी कोई 2-3 नाम बताए थे। करेवा, हाँ, बांगर, खादर, ठीक है, बेंटोनाइट, ठीक है, डायटोमाइट, ये सब कई सारे नाम हैं जो पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इनको बारे में नहीं लिखाऊंगा, फालतू को बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखाऊंगा, ठीक, बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस वही। ब्रेसिया, ये सब भी पाए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन है बस वही है, यही है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कार्बनिक रूप से बनने वाली औषधि शैलें, ये कैसे बनती है? ये जो मिट्टी में दफन हो गए हैं मृत कार्बनिक पदार्थ, अगर जीव जंतु दब जाते हैं तो वो बन जाएंगे चूना पत्थर वगैरह, लाइम स्टोन, कैल्सेरस, है ना, डोलोमाइट, ये सब बन जाएंगे। और अगर पेड़ पौधे दब गए हैं तो कोल की प्रजातियों में कन्वर्ट होते हैं, कोयले की, ठीक है, पेड़ पौधे कोल की बनेंगी, कोल की फार्म में आएंगे, और जो जीव जंतु हैं वो कैल्सेरस चट्टानों के फार्म में आएंगे। धीरे 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 दबे रहने के कारण उसी में वो नए तरह की चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं, तापमान के कारण मॉइस्चर उनका उड़ जाता है ना, और धीरे धीरे लंबे समय में बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें कि अगर कोल बेस्ड जो होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होने से केमिकल रिएक्शन एक तरह से उनमें होने लगता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जिनमें कार्बन होता है वो कोयले में तब्दील हो जाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं कॉम्पैक्ट वुड्स, वो इसमें कन्वर्ट होते हैं। जैसे सबसे घटिया वाला कोयला पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, फिर सबसे अच्छा क्वालिटी वाला एंथ्रासाइट, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ होते हैं, सैप्रोपेलाइट, सैप्रोपेलाइट और स्टीम कोल, ये सब तो हो गए पेड़ पौधे वाले, ये भी ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिकली फार्म सेडिमेंट्री रॉक। इसी तरह से कुछ होंगे जो कि जीव जंतुओं के दबने के कारण बनते होंगे, है ना, कार्बोनेट रॉक्स जो होंगी, यानी कि, है ना, कार्बोनेट चट्टान, जैसे ये तो हो गई कोल वाली पेड़ पौधे। अब जंतुओं वाली जो दब करके बन रही हैं, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, बैफल स्टोन,
बायोमाइक्राइट, ये बहुत याद रखना, डोलोमाइट। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। अगला है चाक, खड़िया सर पत्थर। इसमें कार्बनिक वाले में ही खड़िया पत्थर भी आता है ना? ये लिख दिया, ये चाक। चाक को हिंदी में कहते हैं खड़िया, है ना। और जो तुमने खूब खाया है ना स्कूल में। सर ये नहीं बताओ, हंसो ना, हाँ बताओ। सर बहुत खाते छोटे में। देखो हमें सब पता चल जाता है, सबका मुझे सब पता रहता है हमेशा। अभी याद रह गया मैडम को। हाँ सर ये अभी इसको पुराना याद आ गया, हंसने लगी। हाँ सर ये डोलोमाइट में कैल्शियम और क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सगुप्ता भी हंस रही है। अच्छा ये लड़कियां ही ये सब ज्यादा खाती हैं। हम जब पढ़ते थे, क्लास 8 में पढ़ते थे, तो जब सर जी पढ़ा चले जाते थे तो जो चाक नीचे टूट टूट करके गिरी रहती थी, है ना, ये लोग बिन बिन के लड़कियां उसे नहीं सर, मैं नहीं खाती थी। सर पहले सर जो सर पहले की चाक जनरेशन है नहीं ना, खाते थे, चाक से तो जो बेकार, चाक तो बेकार लगता है सर। हाँ सर, पहले चौक की अच्छी नहीं होती है। सर वो जनरेशन थी ना, उनको जो बच्चे होते थे, ये लड़कियां जब छोटी होती थी तो उस टाइम पे उनको वो मिल्क फीडिंग प्रॉपर नहीं होती थी, क्योंकि वो इस कारण से उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती हाँ, है। ये सही इस कह वजह रहे से हैं। और जब कैल्शियम कैल्शियम की की कमी हो कमी जाती होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, जब कैल्शियम की कमी होती है तो फिर ये सब चाक वाक खाने का बड़ा मन करता है। है। ये सर सोसाइटी का है, इनको सोसाइटी की वजह से है ये। सोसाइटी में कल्चर है ना और सर पता है लड़कों को इम्पोर्टेंस का, तो वो जब गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको ऐसे मिल्क फीडिंग होती है। सर मेरी बॉडी, सर पता है मेरी बॉडी में तो कैल्शियम की डिफिशियंसी अभी तक है। मेरे नेल्स ना कभी बढ़ते नहीं है, टूट जाते हैं अपने आप। जैसे ही मैं कपड़े वपड़े ज्यादा धुलूंगी ज्यादा टाइम तक, तो अपने आप ही टूट जाते हैं। अच्छा, तो नेल में कैल्शियम होता है क्या? सर प्रोटीन होता है अब ना, जैसे हड्डियां वगैरह, नेल्स तो प्रोटीन होता है। सर प्रोटीन होता है ना नेल्स में तो। दांतों का भी रहता है समझो। हाँ क्लोरीन अगर पानी में ज्यादा है तो उससे ये जो नेल्स में चटकन आती है ना, ये सब चीजें, दांतों के बीच गैप बढ़ जाता है, ये सब चीजें फ्लोरीन की वजह से होती हैं। ठीक है, खैर हमको कभी नहीं अच्छा लगता था चाक, और देखना बुरा लगता था कैसे खा रहे कटर कटर करके, है ना। तो अगला है कोक्विना। आपने भी टेस्ट किया था क्या सर? नहीं, हमने एक बार सबको देख देख करके कि ये जो है खा रहे हैं ये लोग, तो इसमें होता क्या है, कैसा लगता है कि जो ये लोग खाते हैं। तो मैंने उसको हल्का सा अपने मुंह में डाला, टेस्ट कर लिया। उसके बाद तुरंत ही इतना गंदा स्वाद लगा कि मैंने उसको तुरंत थूक दिया। फिर उसके बाद कभी नहीं खाया। किस चीज का सर, किस चीज का गंदा स्वाद लगा? चाक का। चौक का। तो वैसे भी गंदी ही लगती है सर सबको पता नहीं क्यों, खासकर से प्रेग्नेंट महिलाओं को चौक खाने का ज्यादा मन करता है। उनको तो मिट्टी भी खाने का मन करता है, खपरा नदिया चबाने का मन करता है। हाँ सर, है ना। पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ना ही वो होता है कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी अंदर चेंज होने लगता है, नए तरह के जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा टेस्ट बदलने लगता है। सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो औरत का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो रेस्ट हो जाता है, मतलब वो शरीर अपने इम्यून को मतलब वीक कर देता है खुद ही, ताकि वो बच्चे को एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो बच्चा शरीर के लिए बाहरी होता है, बच्चे को वो रेजिस्ट करता है शरीर। बच्चे को तो शरीर मानता है परजीवी। हाँ परजीवी सर। ठीक है, क्योंकि वो परजीवी होता ही है देखा जाए तो।
माता के शरीर में शिशु पैरासाइट ही तो है, पैरासाइट है ना। रड इसीलिए स्टोन, पतन अपने आप ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है लेडीज के, वो अपने आप वीक हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। इतने सारे नाम हो गए, बहुत ज्यादा नाम हो गए, है ना, और इतना बहुत है। तो ये देख लिया हमने कार्बनिक रूप से बनने वाली अवसादी सेलें। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं रासायनिक रूप से बनने वाली, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो अवसादी सेलें बनती हैं वो। यहाँ पर ये तब बनती हैं जब पानी होता है ना, वो इवेपोरेट होता है और कुछ पदार्थों को वो नीचे, पानी इवेपोरेट हो जाता है लेकिन पानी में जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, जो उसमें मिले हुए थे, वो उनको छोड़ देता है, वहीं पर डिपॉजिट कर देता है। और इस तरह से वो जब एक्यूमुलेट होकर के नई तरह की चट्टानों का निर्माण कर देते हैं। दूसरा चीज, पानी अलग अलग तरह के मिनरल्स उसमें बह करके भी आते हैं, एक जगह पर मिश्रित होते हैं, और फिर जब मान लो वो कोस्ट पर आ गया, समंदर से बाहर आ गया, है ना, या फिर नदी सूख गई, तो वहां नीचे ये जो डिपॉजिट हो जाते हैं और एक नई तरह की चट्टानों का निर्माण कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यानी कि अन्य अन्य तरह के केमिकल्स, मिनरल्स पानी की उपस्थिति में आपस में मिलकर के नए तरह के रसायन बना लेते हैं। पानी तो इवेपोरेट हो जाता है भाप बन करके, लेकिन ये वहीं डिपॉजिट रह जाते हैं। तो इस तरह से चट्टानें बन जाती हैं। जैसे नमक, है ना, साल्ट रॉक, ठीक है। नमक खुद में एक क्या कहते हैं, अवसादी शैल है। कोस्टल रीजन में टाइड से पानी आया और फिर वापस चला गया, लेकिन गड्ढों में पानी भरा रह गया, नाली बना देते हैं लोग, और फिर वो पानी वहां भाप बन करके उड़ जाता है, तो वहां पर ये डिपॉजिट रह जाता है। इसके अतिरिक्त जिप्सम मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जिप्सम जो हमने बताया था कि दीपक तले अंधेरा, उसमें ये वाला एग्जाम्पल बताना भूल गया था। जिप्सम पाया जा रहा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, लेकिन ये एग्रीकल्चर वाली बेल्ट में इस्तेमाल होता है। ऊसर भूमि के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर। दूसरा चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनाया जाता है। जब किसी का हाथ पैर टूटता है तो जो बांधते हैं प्लास्टर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, ठीक है। हाई क्वालिटी की व्हाइट सीमेंट होती है ये। तो भवन निर्माण और मेडिकल फील्ड में भी जिप्सम का प्रयोग होता है। शर्ट, ठीक है। इवेपोराइट नाम से ही पता चलता है कैसे बना होगा। इवेपोराइट, फ्लिंट, आयरन स्टोन, इसमें लौह तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। टैकोनाइट, ठीक है, और तूफा जो है इसके एग्जाम्पल है। क्लियर, समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने अवसादी शैलों को समाप्त कर दिया।
टाइकोनाइट बताया कि नहीं? हाँ, इसको इससे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में इसको इस्तेमाल करते हैं। मुल्तानी मिट्टी सुने हो? मुल्तानी मिट्टी, सुने हो? मुल्तानी सॉइल, मुल्तानी मिट्टी भी एक तरह की केमिकली फार्म सेडिमेंट्री रॉक है, और ये पुराने जमाने में क्या, अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहला फेस पैक है। ब्लीचिंग होता है ना, ब्लीचिंग क्या कहते हैं उसे, ये लड़कियां बहुत बेहतर जानती होंगी, जो ये सब बहुत मेकअप करती है ना। सर मुल्तानी मिट्टी को तो ज्यादातर कंपनियां एज ए फेस पैक ही, मतलब ज्यादातर जो क्वांटिटी रहती है वो फेस पैक में मुल्तानी मिट्टी की रहती है, हाँ, चाहे किसी भी कंपनी का ले लो। और ये अभी तक जितना भी बनाए होंगे सब फेस पैक, वो ठीक है। ये सस्ता होने के कारण इसका जो है लोग वैल्यू नहीं करते, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है, ठीक है। ये बहुत हाँ बेहतर जी काम सर। करती, कील मुंह से निकाल करके एकदम। पहले सर मुल्तानी मिट्टी से पहले जो लेडीज हुआ करती थी मुल्तानी मिट्टी से सिर धुला करती थी, बाल धुलती थी सर। अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट वाला हम तो इसको सुने हैं। हाँ मेरी दादी बताती थी। अच्छा, वैसे ही नहीं सर हाँ, मेरी दादी बताती थी कि मुल्तानी मिट्टी को गला दिया करते थे पानी में, जब वो अच्छे से गल जाती थी तब सिर पे लगा के छोड़ दिया करते थे आधा घंटे तक, फिर उसके बाद बाल धुल देते थे तो बाल एकदम अच्छे हो जाते थे, शैम्पू जैसे शैम्पू हो जाता है ऐसे हो जाते थे। अच्छा, अभी भी इससे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, नाम बदल देते हैं उनका, रहता यही है, कुछ चीजें और मिला देते हैं इधर उधर की, और उसको बहुत महंगा बेचते हैं, तो लोग उसको तब खरीद लेते हैं। जब सीधे मुल्तानी मिट्टी सस्ती आ रही तो उसको नहीं लेते हैं। ऐसे ही है बहुत महंगा फेस पैक चारकोल, वो कार्बनिक है, ठीक है। बांस के जंगल में आग लगती है और हीट से बांस से जो जल करके जो एक तरल पदार्थ रिलीज होता है, ठीक है, काला काला है ना, उसको एकत्रित कर लेते हैं बम्बू चारकोल, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह से औषधि ही है ना। वो नीचे डिपॉजिट रहता है, उसकी लेयर उखाड़ लेते हैं और उसको फेस पैक, अभी भी बम्बू चारकोल का बहुत महंगा आता है ना, और उसको लगाते हैं लोग, जिससे काला काला मुंह पहले चिपक जाता है, फिर पकड़ के खींच लिए तो चेहरा हो जाता है साफ, है ना, कील मुंह से गायब। तो ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका भी, इस चारकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक होता है डामर, सुनिए डामर, डामर का प्रयोग क्या हम करते हैं, सड़क बनाने में करते हैं, चिपचिपा सा होता है, उसमें गिट्टी उट्टी मिला करके सड़क बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जा करके तारकोल की बात कर रहे हैं क्या, जो काला काला सा रहता है तारकोल, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, डामर जो बताए थे आप अभी। हाँ, वही चारकोल ब्लैक कलर का होता है, चारकोल के नाम से बिकता भी, ठीक, वो उसी नाम से बिकता भी। ये रोड बनाने के लिए सर कह रहे हैं, जो रोड पे बनाया जाता है तारकोल जो होता है। कोल चारकोल होता है जो रोड डामर पे यूज होता है। हाँ, उससे क्या कहते हैं कि सड़क भी अपने इंडिया में इसी से बनाई जाती है, ठीक है। रोड को छोड़ दिया जाए तो ऐसे नहीं। सर ये सॉल्ट रॉक, ब्लैक सॉल्ट, आवाज कट रही है सर आपकी। डिस्कनेक्ट हो गए सर का नेटवर्क इशू आ रहा है।
डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा खुद का। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा आज अवसादी चट्टानें समाप्त कर लिया, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। कायांतरित या रूपांतरित शैलें मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये शैलें होती हैं लंबे समयांतराल तक ताप एवं दाब की अवस्था में रहने के कारण जब एक प्रकार की चट्टान दूसरी प्रकार की चट्टान में बदल जाती है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स आल्सो चेंज फ्रॉम द पैटर्न रॉक। सर ये चट्टान से सर ये सॉल्ट रॉक जो होती है इनकी हाइट कितनी होती है लगभग? हाइट क्या, नीचे जब जमीन में बिछी रहती है हाइट सर नहीं अपन रहती। जो खोद के निकालते हैं, मतलब ब्लैक सॉल्ट है और ये डली वाला नमक होता है और वो खोद के नहीं निकालते हैं, मिट्टी में पड़ी रहती हैं ऐसे सरफेस पे, गड्ढों में। हाँ सरफेस पे, ठीक है। पानी ऊपर भाप बन के उड़ जाता है, क्यारी बनाई गई होती है, क्यारी में ही पानी रुक जाता है, उसी में ये। सर तो ये वाली और वो तो अलग अलग है ना दोनों, जो साबरमती और वो साबरमती वही तो निकलता है इसका गांधी ने सारा ऐसे नमक। नमक बनाया था, गांधी ने ऐसे नमक बनाया था, नमक बनाया भी नहीं था, वो जा हाँ, करके तो बस हाथ में लेकर के उठाया नमक था। उठा लिए थे, बस बनाया नहीं था। कानून नहीं तोड़ा था गांधी, कहने को है कानून तोड़ा था, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यस सर। हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर। हाँ पूछिए। सर पूछना नहीं था, बता बोलना था। बताइए। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू। जी सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट है? जिप्सम का पूछना है, जिप्सम बोर्ड जो है वो इससे बनते हैं या वो कुछ अलग मटेरियल है? जिप्सम बोर्ड जो बनते हैं वो यही मटेरियल है जिप्सम बोर्ड का या कुछ अलग मटेरियल है वो सर? हाँ इसी से बनती है। लाइम स्टोन वगैरह कहाँ प्रयोग करते हैं? अच्छा यही लाइम स्टोन जैसे है, ये संगमरमर बन जाता है जब कायांतरित चट्टान बनेगा, तो ये लंबे समय अंतराल में ताप एवं दाब की अवस्था में रहने के बाद। सर आपने सिलिका भी लिखाया था क्या? सिलिका नहीं लिखाया था, सैंड स्टोन लिखाया था। सर वैसे सिलिका भी आएगा ना इसमें रासायनिक में ही? सिलिका कार्बनिक सिलिका जो है, सिलिका मिनरल है, वो जब किसी से अभिक्रिया करके बना लेता है कुछ और तब बनेगा। जैसे सैंड स्टोन में सिलिका पाई जाती है, कांग्लोमेरेट में भी पाई जाती है ना, तो वो पाई जाती है, मिनरल है। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वैसे सिलिका, ठीक है, तो मिनरल। यूपी में होती है ना सर, यूपी में माइनिंग होती है सिलिका की। राजस्थान में भी तो होती है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने में पाई जाती है। नदी किनारे डिपॉजिट रहती है, नदियों किनारे। ये भी सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होती है, ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश और ये सिलिका। जी हाँ। अच्छा, बालू तो क्या कहते हैं, घर बनाने का काम आती है, बालू प्रयोग करते हैं। शाइनिंग फीचर होता है ना सर सिलिका में, शाइनिंग देती है वो। हाँ 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 सही कह रहे हैं, कुछ औरतें जो है लगाती हैं चमक चमक वाला, है ना। तो वो शाइनिंग फीचर होता है सर। किरकिरी टाइप की, सही बता। ठीक है भाई, सभा समाप्त करते हैं, आप लोग एंजॉय करिए, कल फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, हैप्पी